एक उच्च शिक्षित व्यक्ति के जीवन पर विचार करते हैं। हाँ। मतलब वर्षों की मेहनत, बड़ी बड़ी डिग्रियां और हर कठिन परीक्षा में सफलता। हाँ, और एक बेहतरीन शिक्षक बनने की पूरी योग्यता भी है। बिल्कुल। लेकिन जब वो व्यक्ति नौकरी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने बैठता है तो कंप्यूटर सिस्टम उसे आगे बढ़ने ही नहीं देता। और ऐसा नहीं है कि कोई तकनीकी खराबी है। सही कहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस सिस्टम में ऐसा कोई बटन, ऐसा कोई विकल्प ही मौजूद नहीं है जो उस व्यक्ति के अस्तित्व को स्वीकार करता हो। मतलब सिस्टम की नजर में वो व्यक्ति है ही नहीं। ये बहुत ही परेशान करने वाली स्थिति है ना? तो डीएलसी लीगल न्यूज एंड नॉलेज चैनल की ओर से कानूनी बिरादरी के उस हर सदस्य का स्वागत है जो न्याय व्यवस्था की सिर्फ सतह को नहीं बल्कि उसकी गहराई और असल जमीनी सच्चाई को समझना चाहता है। और आज की इस गहन चर्चा का विषय वही जमीनी सच्चाई। बिल्कुल। आज हम भारत में ट्रांसजेंडर अधिकारों के कानूनी सफर का विश्लेषण कर रहे हैं, मुख्य रूप से 2019 के अधिनियम से लेकर हाल ही में यानी अप्रैल 2026 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जैन कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में दिए गए उस ऐतिहासिक अंतरिम आदेश तक, जिसने वाकई सिस्टम को आईना दिखा दिया है। बिल्कुल दिखा दिया है। और इस पूरी चर्चा के केंद्र में हमारा एक बहुत ही स्पष्ट मिशन है। वो मिशन ये समझना है कि कैसे भारतीय न्याय शास्त्र यानी हमारा जुरिस्प्रूडेंस अब एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहा है। हाँ, क्योंकि अब ये सफर सिर्फ इस बारे में नहीं रह गया है कि संसद ने कागज पर कुछ अधिकार लिख दिए हैं। सही कहा। असली कानूनी बहस अब अधिकार होने से बहुत आगे बढ़कर उन अधिकारों को लागू करने की सक्रिय सरकारी जिम्मेदारी तक पहुंच गई है। और जब कानून केवल किताबों में रह जाता है और जमीन पर प्रशासनिक सुस्ती हावी हो जाती है तो अदालतें किस तरह से उस खालीपन को भरती हैं, आज हम उसी प्रक्रिया को डिकोड करेंगे। और मुझे लगता है कि ये समझना किसी भी कानून के विद्यार्थी या पेशेवर के लिए बहुत जरूरी है। तो इन हालिया सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की गहराई में जाने से पहले हमें उस नींव को समझना होगा जिस पर ये सारे विवाद खड़े हुए हैं, यानी 2019 का ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम और उसके बाद आए 2020 के नियम। हाँ, अगर कागज पर देखा जाए तो ये कानून 2014 के ऐतिहासिक नालसा फैसले को इस जमीन पर उतारने का एक प्रयास था। बिल्कुल। 2019 के अधिनियम में कुछ बहुत ही सकारात्मक और बुनियादी बातें शामिल की गई थी। जैसे कि सबसे प्रमुख बात यह थी कि इसने शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव पर स्पष्ट रूप से रोक लगा दी। अच्छा, ये तो एक बहुत ही जरूरी कदम था। हाँ, और इसके साथ ही इसने स्व अनुभूत पहचान मतलब सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी के अधिकार को भी मान्यता दी। स्व अनुभूत पहचान यानी कोई व्यक्ति समाज या राज्य की थोपी हुई पहचान के बजाय खुद अपनी जेंडर पहचान तय कर सकता है ना? बिल्कुल सही। इसका सीधा अर्थ यही था। और जहां तक मुझे याद है प्रशासनिक बाधाओं को कम करने के लिए कुछ डिजिटल कदम भी उठाए गए थे। हाँ, 2020 के नियमों ने एक नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स की स्थापना की थी। तो इसका मकसद क्या था? इसके पीछे की प्रशासनिक सोच ये थी कि किसी भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को अपनी पहचान का कानूनी प्रमाण पत्र, जिसे ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट कहा जाता है, Correct. वो बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों की लाइनों में न लगना पड़े। अरे वाह, ये तो काफी सुविधाजनक लगता है। हाँ, आवेदन की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया गया, जहाँ व्यक्ति सीधे जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम को ऑनलाइन अर्जी दे सकता है। और शायद शिकायत निवारण के लिए भी कुछ था। बिल्कुल। साथ ही ये भी अनिवार्य किया गया कि हर संस्थान में एक शिकायत अधिकारी या कंप्लेंट ऑफिसर होगा। अगर केवल इन प्रावधानों को देखा जाए तो ये एक बहुत ही आधुनिक और प्रगतिशील कदम लगता है। कागज पर तो ऐसे ही लगता है। मतलब अगर मैं एक एनोलॉजी दूं तो ये ऐसा है जैसे सरकार ने एक बहुत ही खूबसूरत सर्व सुविधा युक्त डिजिटल घर बना दिया है। बहुत सटीक एनालॉजी है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि जिस समुदाय के लिए ये घर बनाया गया वही इसका कड़ा विरोध कर रहा है? मतलब बाहर से सब ठीक दिखता है तो क्या अंदर जाने वाले कमरों पर भारी ताले जड़े हुए हैं? कमरों पर लगे तालों वाली बात इस पूरी स्थिति का एकदम सटीक वर्णन है। ढांचा तो खड़ा कर दिया गया, लेकिन जो बुनियादी तंत्र है वो विरोधाभासों से भरा हुआ है। तो वो विरोधाभास क्या है? देखिए, इस कानून की 3 सबसे गंभीर आलोचनाएं हैं और उन्हें समझे बिना अप्रैल 2026 के सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले का महत्व समझ में नहीं आ सकता। तो सबसे पहली खामी क्या है? सबसे पहली और सबसे बड़ी खामी है पहचान का चिकित्सीकरण, जिसे कानूनी भाषा में मेडिकलाइजेशन ऑफ आइडेंटिटी कहते हैं। एक मिनट, यहाँ एक उलझन है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात की कि कानून स्व अनुभूत पहचान यानी खुद अपनी पहचान तय करने का अधिकार देता है। हाँ, देता है। तो फिर ये चिकित्साकरण या मेडिकलाइजेशन बीच में कहाँ से आ गया? यही वो कानूनी पेंच है जहाँ सबसे बड़ा विरोधाभास पैदा होता है। देखिए, अधिनियम कहता है कि अगर कोई व्यक्ति खुद को ट्रांसजेंडर के रूप में रजिस्टर करना चाहता है तो उसे केवल एक हलफनामा देकर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अच्छा, तो ये स्व अनुभूति के आधार पर हुआ। बिल्कुल। लेकिन, और यहाँ बड़ा लेकिन है, अगर कोई ट्रांस महिला या ट्रांस पुरुष ये चाहता है कि उसके कानूनी दस्तावेजों जैसे आधार या पासपोर्ट में उसका जेंडर बदलकर स्पष्ट रूप से महिला या पुरुष लिखा जाए तो स्व अनुभूति काफी नहीं है। क्या? तो फिर क्या चाहिए होता है? इसके लिए कानून ये शर्त थोप देता है कि उस व्यक्ति को मेडिकल सुपरिटेंडेंट या चीफ मेडिकल ऑफिसर से एक मेडिकल सर्टिफिकेट लाना होगा जो ये साबित करे कि व्यक्ति ने जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी करवाई है। रुकिए, ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। 2014 के नालसा जजमेंट के मूल सिद्धांतों में तो ये स्पष्ट रूप से कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति की जेंडर पहचान तय करने के लिए किसी भी प्रकार के जैविक या मेडिकल परीक्षण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि लिंग पहचान एक मनोवैज्ञानिक और व्यक्तिगत अनुभव है।
तो फिर संसद ने 2019 में एक ऐसा कानून कैसे पारित कर दिया जो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले का उल्लंघन करता है? यही तो बहस का मुद्दा है। क्या विधायिका ने न्यायपालिका के निर्देश को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया? कानूनी हलकों में इसी रूप में देखा जाता है। ये विधायिका की उस पुरानी पितृसात्मक मानसिकता को दर्शाता है जहां सिस्टम ये मानने को तैयार ही नहीं है कि व्यक्ति खुद अपनी पहचान तय कर सकता है। मतलब राज्य को हर चीज के लिए एक मेडिकल प्रूफ चाहिए। हाँ, ये एक तरह का नियंत्रण है जहां राज्य कह रहा है कि हम आपकी पहचान तभी स्वीकार करेंगे जब आप हमारे तय किए गए मेडिकल मानकों से गुजरेंगे। और ये नालसा के फैसले की मूल भावना के बिल्कुल खिलाफ है। ये तो वास्तव में उस घर के सबसे अहम कमरे पर ताला लगा देने जैसा हुआ। खैर, और बाकी की 2 कमियां क्या है? दूसरी बड़ी खामी सजा में भारी असमानता है। 2019 के इस कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति का शारीरिक या यौन शोषण करता है तो उसके लिए अधिकतम सजा केवल 6 महीने से लेकर 2 साल तक की है। क्या केवल 2 साल? ये तो किसी भी तर्क से परे है। बिल्कुल। अगर यही अपराध किसी सिसजेंडर महिला के खिलाफ होता है तो भारतीय दंड संहिता या अब भारतीय न्याय संहिता के तहत सजा बहुत कठोर होती है, 7 साल से लेकर उम्र कैद तक। हाँ, यही असमानता है। तो क्या संसद ने इस कानून को बनाते समय ये मान लिया कि एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के शरीर और उसकी गरिमा की कीमत समाज में किसी और के मुकाबले कम है? समुदाय का यही तर्क है। देखिए, जब कानून खुद एक वर्ग के खिलाफ होने वाले अपराधों को कमतर आंकता है तो वो अनजाने में समाज को ये संदेश देता है कि उनके जीवन का मूल्य कम है। ये तो समानता के अधिकार का सीधा सीधा उल्लंघन प्रतीत होता है। बिल्कुल है। और तीसरी सबसे अहम आलोचना है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यानी क्षैतिज आरक्षण को लेकर इस पूरे कानून की पूर्ण चुप्पी। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात बार बार सामने आती है। चलिए इसे थोड़ा सरल भाषा में डिकोड करते हैं। हाँ, ये जरूरी है। आमतौर पर आरक्षण का नाम सुनते ही दिमाग में वर्टिकल या लंबवत आरक्षण आता है, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए तय किया गया कोटा। सही कहा। तो ये क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल आरक्षण वर्टिकल आरक्षण से किस तरह अलग काम करता है? इसे समझने के लिए उन वर्टिकल आरक्षणों को मजबूत खंभों की तरह देखा जा सकता है। एक खंभा एससी का है, एक एसटी का, एक ओबीसी का और एक जनरल या अनारक्षित श्रेणी का है। अच्छा, 4 अलग अलग खंभे। हाँ, अब हॉरिजॉन्टल आरक्षण इन सभी खंभों को आड़े रूप से काटता है। जैसे महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए हॉरिजॉन्टल आरक्षण होता है। तो इसका ट्रांसजेंडर समुदाय के संदर्भ में क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि अगर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को हॉरिजॉन्टल आरक्षण मिलता है तो एक दलित ट्रांस महिला को अपनी जातिगत पहचान और अपनी जेंडर पहचान में से किसी एक को चुनने की मजबूरी नहीं होगी। यानी वो एससी कोटे के भीतर ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षित सीट पर अपना दावा कर सकेगी। बिल्कुल सही। लेकिन 2019 का कानून रोजगार और शिक्षा में इस तरह के किसी भी आरक्षण पर पूरी तरह मौन है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बनती है कि हमारे पास एक ऐसा कानून है जो कागज पर तो भेदभाव खत्म करने का दावा करता है, लेकिन जमीन पर पहचान के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट मांगता है, अपराध की सजा कम रखता है और मुख्य धारा में लाने के लिए रोजगार में कोई ठोस आरक्षण नहीं देता। यही इस कानून की सबसे बड़ी विडंबना है। और जब कानून में ही इतने छेद हों तो ये तय था कि किसी न किसी दिन ये नौकरशाही की दीवार एक योग्य व्यक्ति के करियर से टकराएगी। और यही वो जगह है जहां जैन कौशिक का मामला सामने आता है। बिल्कुल, जिसने कानूनी दुनिया में एक नया भूचाल ला दिया। ये अक्टूबर 2025 का वो ऐतिहासिक फैसला था जिसने मान्यता की बहस को जिम्मेदारी की बहस में बदल दिया। जैन कौशिक का मामला भारत में ट्रांसजेंडर अधिकारों के न्यायशास्त्र में एक ऐसा मोड़ है जहां से राज्य की जवाबदेही तय करने का एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू होता है। अगर इस मामले के तथ्यों को देखा जाए तो कहानी बहुत ही परेशान करने वाली है। हाँ, काफी दुखद है। जैन कौशिक एक बहुत ही उच्च शिक्षित ट्रांस महिला है। उनके पास आवश्यक डिग्रियां हैं, योग्यता है, लेकिन उत्तर प्रदेश और गुजरात के निजी स्कूलों में उनके साथ जो हुआ वो महज इसलिए हुआ क्योंकि उनकी जेंडर पहचान स्कूलों के प्रबंधन को स्वीकार्य नहीं थी। उन्हें नौकरी देने से मना कर दिया गया या पहचान उजागर होने पर बाहर कर दिया गया। और जब ये मामला 2025 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो अदालत ने केवल स्कूलों की गलती नहीं निकाली। यहाँ कोर्ट ने एक बहुत ही गहरे कानूनी सिद्धांत का निर्माण किया। और वो सिद्धांत है ओमिसिव डिस्क्रिमिनेशन, यानी निष्क्रियता या चूक के कारण होने वाला भेदभाव। ओमिसिव डिस्क्रिमिनेशन? हाँ, ये एक बहुत ही शक्तिशाली और व्यापक कानूनी ढांचा है। अक्सर हम मानते हैं कि भेदभाव तब होता है जब राज्य कोई ऐसा नियम बनाता है जो किसी को रोकता हो। हाँ, कोई सक्रिय कदम उठाकर। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य का कुछ न करना भी भेदभाव है। इसे थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। आपराधिक कानून में आमतौर पर किसी को तब सजा मिलती है जब वो कोई गलत काम करता है, जैसे चोरी करना या किसी पर हमला करना। सही है। लेकिन ये ओमिसिव डिस्क्रिमिनेशन तो बिल्कुल अलग चीज है। ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई लाइफगार्ड किनारे पर बैठा है, वो देख रहा है कि कोई इंसान पानी में डूब रहा है, लेकिन वो अपनी जगह से हिलता तक नहीं है। बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। तो क्या अदालत ये कह रही है कि सरकार वो लाइफगार्ड है और बुनियादी ढांचा न बनाना, नीतियां न बनाना एक तरह से उस व्यक्ति को पानी में धक्का देने के ही बराबर है? ये लाइफगार्ड वाला उदाहरण बिल्कुल सटीक बैठता है। अदालत ने पाया कि 2019 का अधिनियम अस्तित्व में था, लेकिन केंद्र सरकार, गुजरात सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने उस कानून के प्रावधानों को लागू करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। मतलब कोई सिस्टम नहीं बनाया। बिल्कुल, न कोई स्पष्ट नीति बनाई गई, न शिकायत निवारण का कोई प्रभावी तंत्र स्थापित किया गया। सरकार ये दलील देकर नहीं बच सकती कि हमने तो उन्हें नौकरी से निकालने का आदेश नहीं दिया। हाँ, क्योंकि उन्होंने उन्हें बचाने का भी कोई काम नहीं किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि संविधान के तहत एक सकारात्मक दायित्व
या पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है। जब आप हाशिए पर पड़े एक समुदाय के लिए सुरक्षा का माहौल नहीं बनाते हैं तो आपकी वो निष्क्रियता ही सबसे बड़ा भेदभाव है। ये तो सरकारी जवाबदेही को देखने का नजरिया ही पूरी तरह बदल देता है। और इसी फैसले में एक और अहम सिद्धांत का जिक्र हुआ था, उचित समायोजन या रीजनेबल अकोमोडेशन। हाँ, ये भी बहुत जरूरी हिस्सा है इस फैसले का। जहां तक मुझे पता है इस सिद्धांत की जड़ें विकलांगता कानून या डिसेबिलिटी लॉ में है। ये जेंडर अधिकारों के मामले में कैसे काम करता है? देखिए, ये भी उसी सकारात्मक दायित्व का हिस्सा है। डिसेबिलिटी लॉ में रीजनेबल अकोमोडेशन का मतलब होता है कि केवल ये कहना काफी नहीं है कि हम किसी व्हीलचेयर वाले व्यक्ति को नौकरी से नहीं निकालेंगे। मतलब आपको उनके लिए सुविधाएं बनानी होंगी। बिल्कुल, आपको उसके लिए रैंप बनवाना होगा, विशेष टॉयलेट बनवाने होंगे। इसी सिद्धांत को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर अधिकारों पर लागू किया। तो इसके तहत कार्यस्थल पर क्या बदलाव करने होंगे? अदालत ने कहा कि राज्य और नियोक्ताओं की ये जिम्मेदारी है कि वे ऐसा कार्यस्थल तैयार करें जहां एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति गरिमा के साथ काम कर सके। जैसे कि इसमें जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम बनाना, स्टाफ को संवेदनशील बनाना और ऐसी नीतियां बनाना शामिल है जो उन्हें एक सुरक्षित माहौल दे सकें। और सबसे दुर्लभ बात जो इस फैसले में देखने को मिली वो था अदालत का हर्जाना या मुआवजा तय करने का आदेश। हाँ, ये भारतीय अदालतों में बहुत कम देखने को मिलता है। आमतौर पर संवैधानिक अदालतें नीतियां बनाने के निर्देश देती हैं, लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर सरकारों यानी केंद्र, यूपी और गुजरात और निजी स्कूलों को मिलाकर जैन कौशिक को 50,000 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। ये अपने आप में एक बड़ा संदेश है। बिल्कुल, ये बताता है कि अगर राज्य अपनी निष्क्रियता के कारण किसी नागरिक के अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाता तो उसे आर्थिक रूप से इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और इस मुआवजे के साथ साथ भविष्य में ऐसी निष्क्रियता ना हो, इसके लिए अदालत ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थागत कदम भी उठाया। वो कमेटी वाली बात? हाँ, दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आशा मेनन की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय एडवाइजरी कमेटी का गठन किया गया। तो इस कमेटी का मुख्य काम क्या था? इस कमेटी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो 2019 के कानून की खामियों की समीक्षा करें, सरकारों के लिए एक समान अवसर नीति यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी का खाका तैयार करें और ये सुनिश्चित करें कि जो अधिकार कागज पर हैं उन्हें जमीन पर उतारने के लिए क्या प्रशासनिक बदलाव जरूरी हैं। तो ये कुछ इस तरह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि उस सुंदर डिजिटल घर के कमरों पर नौकरशाही के ताले लगे हुए हैं, इसलिए उन्होंने ताले तोड़ने और नए बेहतर दरवाजे बनाने के लिए विशेषज्ञों की एक कमेटी नियुक्त कर दी। बिल्कुल, ताकि आगे से किसी को वो दरवाजे बंद न मिले। लेकिन समस्या ये है कि नीतियां एक दिन में तो नहीं बनती, और जब तक दिल्ली में बैठकर नीतियां बन रही थीं, जमीन पर लोगों की जिंदगी तो चली रही थी। हाँ, व्यवस्था रातों रात नहीं बदलती। और इसी के साथ हम आते हैं इस सफर के सबसे ताजा और महत्वपूर्ण पड़ाव पर, अप्रैल 2026 के अपडेट पर। जहां एक तरफ कमेटी नीतियां बनाने में जुटी थी, वहीं सरकारी मशीनरी अपनी पुरानी बाइनरी सोच में ही फंसी हुई थी। बिल्कुल, जमीनी प्रशासन और अदालती आदेशों के बीच जो एक खाई है वो दिल्ली के इस ताजा मामले में पूरी तरह से उभर कर सामने आ गई। तो हुआ ये कि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी DSSP ने शिक्षकों की भर्ती के लिए एक विज्ञापन जारी किया। और जैन कौशिक, जिन्होंने 2025 में इतनी लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी, वो इस पद के लिए आवेदन करना चाहती थी। लेकिन जब ऑनलाइन फॉर्म भरने की बारी आई तो उस फॉर्म में जेंडर चुनने के लिए केवल 2 ही विकल्प थे, पुरुष या महिला। सिर्फ बाइनरी विकल्प। जैन कौशिक के पास ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट था, लेकिन सिस्टम में उसे दर्ज करने का कोई रास्ता ही नहीं था। तो मतलब ये किसी स्क्वायर पेग को राउंड होल में डालने का मामला नहीं है। तो क्या है? ये तो रोजगार कार्यालय के दरवाजे पर एक डिजिटल बाउंसर को खड़ा कर देने जैसा है। वो बाउंसर आपकी डिग्रियां, आपकी योग्यता या आपका अनुभव नहीं देख रहा है। वो सिर्फ ये देख रहा है कि आपके पास पुरुष या महिला का ठप्पा है या नहीं। बिल्कुल, अगर आपके पास कोई तीसरी पहचान है तो वो बाउंसर आपको अंदर घुसने ही नहीं देगा। और ये सिर्फ एक तकनीकी चूक नहीं है, ये गहरे संरचनात्मक बहिष्कार का उदाहरण है। ये दिखाता है कि सिस्टम सिर्फ बाइनरी भाषा समझता है। और फिर जैन कौशिक ने दिसंबर 2025 में इस डिजिटल बाउंसर के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाँ, लेकिन हाईकोर्ट का नजरिया बहुत ही निराशाजनक रूप से तकनीकी रहा। तो हाईकोर्ट ने असल में क्या तर्क दिया? हाईकोर्ट ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही जस्टिस आशा मेनन की अध्यक्षता में एक एडवाइजरी कमेटी बना दी है जो ट्रांसजेंडर अधिकारों से जुड़े नीतिगत मामलों को देख रही है। हाँ, वो तो हमने अभी डिस्कस किया। हाँ, तो इसलिए हाईकोर्ट ने जैन कौशिक की याचिका को ये कहते हुए निपटा दिया कि उन्हें अपनी ये शिकायत लेकर उसी कमेटी के पास जाना चाहिए। तो हाईकोर्ट का तर्क क्या था इसके पीछे? हाईकोर्ट का तर्क था कि ऐसा करने से अदालतों में एक ही मुद्दे पर कई सारे मुकदमों यानी प्लुरैलिटी ऑफ लिटिगेशंस की बाढ़ को रोका जा सकेगा। ये तर्क सुनने में बड़ा अजीब लगता है। ये तो ऐसा हुआ कि हाईकोर्ट ने अस्पताल का नक्शा बनाने वाली एक आर्किटेक्चर कमेटी को इमरजेंसी रूम का डॉक्टर समझ लिया। बहुत सही तुलना की आपने। मतलब एक कमेटी का काम भविष्य के लिए नीतियां बनाना है, वो ये कैसे तय कर सकती है कि आज इसी वक्त किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है या नहीं? हाईकोर्ट से यही बुनियादी कानूनी त्रुटि हुई। और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट गया। हाँ, और जब जैन कौशिक वापस सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ ने अप्रैल 2026 में इस त्रुटि को तुरंत सुधारा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि एक एडवाइजरी कमेटी का स्वरूप केवल नीति निर्माण या पॉलिसी फॉर्मुलेशन का होता है। उस कमेटी के पास किसी के अधिकारों पर फैसला सुनाने, जिसे कानूनी भाषा में एडजुडिकेटरी पावर्स कहते हैं, वो नहीं होते हैं। दूसरे शब्दों में
अगर आज किसी नागरिक को रोजगार के अधिकार से महरूम किया जा रहा है क्योंकि एक सरकारी फॉर्म में उसकी जेंडर पहचान दर्ज करने का कॉलम नहीं है, तो एक नीतिगत कमेटी उससे तत्काल राहत नहीं दे सकती। बिल्कुल नहीं दे सकती। ये काम तो संवैधानिक अदालत का ही है। अदालत ये कहकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती कि भाई कोई कमेटी इस पर विचार कर रही है। एकदम सही। संविधान का अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 अदालतों को मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार देते हैं और अदालतें इसे किसी कमेटी को आउटसोर्स नहीं कर सकती। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कदम उठाया? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत दखल दिया और एक बहुत ही कड़ा अंतरिम आदेश या इंटरिम रिलीफ पारित किया। इस आदेश में क्या था? जेंडर को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए ट्रांसजेंडर श्रेणी के तहत अपना आवेदन जमा कर सकती हैं। ये अंतरिम आदेश बहुत मायने रखता है। ये सीधे तौर पर प्रशासनिक मशीनरी को मजबूर कर रहा है कि वो अपनी पुरानी बाइनरी व्यवस्था से बाहर निकले। बिल्कुल। आप किसी योग्य व्यक्ति को अवसर से सिर्फ इसलिए वंचित नहीं कर सकते क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर पुराना है या आपका प्रशासनिक फॉर्म समाज की विविधता को स्वीकार नहीं करता। ये बहाने अब नहीं चलेंगे। तो ये पूरा घटनाक्रम 2019 के विरोधाभासी कानून से लेकर 2025 में ओमिसिव डिस्क्रिमिनेशन के जरिए राज्य की निष्क्रियता को दंडित करने और अब 2026 में प्रशासनिक डिजिटल बाउंसरों को चुनौती देने तक दिखाता है कि कानून कोई रुकी हुई नदी नहीं है। हाँ, ये लगातार अपना रास्ता बना रही है। और इस पूरी कानूनी यात्रा का जो सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलकर सामने आता है वो ये है कि अधिकार अब केवल कागज पर लिखी हुई इबारत नहीं रह गए हैं। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा से ये स्पष्ट हो जाता है कि न्याय व्यवस्था अब ये मानने को तैयार नहीं है कि बस कानून बन जाना ही काफी है। अदालतों ने अब ये देखना शुरू कर दिया है कि उस कानून को लागू करने के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा मौजूद है या नहीं। और अगर सिस्टम अपनी सुस्ती, अपनी पुरानी मानसिकता या महज तकनीकी कमियों की वजह से किसी वर्ग को हाशिए पर धकेलता है तो अदालतें अब उस निष्क्रियता को एक सक्रिय अपराध की तरह देख रही हैं। सही कहा। ये पूरी कानूनी बहस इस बात का जीवंत उदाहरण है कि कैसे न्यायपालिका कागजी कानूनों में प्राण फूंक रही है। और अगर इस पूरी लंबी और जटिल कानूनी यात्रा को एक व्यापक सामाजिक और संवैधानिक संदर्भ में देखा जाए तो एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। वो क्या? इस पूरी चर्चा में जो एक सिद्धांत सबसे क्रांतिकारी साबित हुआ है वो है ओमिसिव डिस्क्रिमिनेशन, यानी राज्य के कुछ न करने या निष्क्रियता के कारण होने वाला भेदभाव। वाकई ये सिद्धांत अधिकारों की पूरी बहस का केंद्र बन गया है। तो मैं ये सोच रही थी कि अगर देश की सबसे बड़ी अदालत ये स्थापित कर रही है कि राज्य केवल अपने गलत फैसलों के लिए ही नहीं बल्कि अधिकारों की रक्षा के लिए बुनियादी ढांचा तैयार न करने की अपनी चूक के लिए भी दोषी ठहराया जा सकता है, तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। और वो सवाल ये है कि इस देश के कानूनी और सामाजिक सिस्टम में ऐसे और कितने हाशिए पर पड़े वर्ग हैं, चाहे वो भाषाई अल्पसंख्यक हों, सुदूर आदिवासी क्षेत्र हों या समाज के अन्य वंचित तबके, जहां राज्य की ये संस्थागत चुप्पी और निष्क्रियता दशकों से एक सामान्य बात बनी हुई है। बिल्कुल। क्या आने वाले समय में ये नया कानूनी हथियार यानी ओमिसिव डिस्क्रिमिनेशन का सिद्धांत उन सभी वर्गों के अधिकारों की लड़ाई का आधार बनेगा? क्या ये सिद्धांत भविष्य में भारतीय न्याय व्यवस्था के भीतर सरकारी जवाबदेही का चेहरा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा? सोचने के लिए ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। जो लोग हमें सुन रहे हैं, ये सवाल आपके लिए भी है। इसी विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। कानूनी ज्ञान और विश्लेषण के लिए DLC लीगल न्यूज एंड नॉलेज चैनल से जुड़े रहें। शुक्रिया।